वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जनाब आफ्ताब शेरपाव साहब, जो कि साबिक वजीर थे इंटीरियर के। अस्सलाम वालेकुम शेरपाव साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेरपाव साहब, मेरे साथ स्टूडियो में एजाजुल हक साहब भी मौजूद हैं, जो आपके कोलीग रह चुके हैं। हम आज बात कर रहे हैं सियासी शख्सियात की सिक्योरिटी, माजी, हाल और मुस्तकबिल के तनाजुर में। शेरपाव साहब, आपके भाई हयात खान का कत्ल 1975 में हुआ विद अ बॉम्ब ब्लास्ट। उस वक्त बॉम्ब्स इतने कॉमन भी नहीं थे आजकल की तरह के इतने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हों, तो आप इस कत्ल का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? उसमें बुनियादी तौर पर हयात मोहम्मद खान शेरपाव एक नौजवान सियासतदान थे और बड़े पॉपुलर हो गए थे, और वो अवामी उनकी शख्सियत बड़ी अवामी थी और अवाम में बड़े मकबूल थे। तो बहुत से अनासर जो थे वो उनको बर्दाश्त उस लिहाज से नहीं करते थे, और ये उस लिहाज से उनके ऊपर काफी हमले हुए। ये जिसमें वो शहीद हुए हैं, ये पहले हमला नहीं था। इससे पहले 417 में उनके जलसे में उनके ऊपर हमला हुआ। उसके बाद कोहाट पे वहाँ पर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हमला हुआ उनके ऊपर, और ये तीसरा हमला जो बड़ा था वो यहाँ पर हुआ, और उनको काफी थ्रेट्स भी मिलते रहे। लेकिन उन्होंने सियासत कोई अपना कोई इबादत ही समझा, और उन्होंने कहा कि आवाम की खिदमत मेरे लिए इससे ज्यादा और कोई चीज फौकियत नहीं रखती। जी शेरपाव साहब, हम हर पॉलिटिकल जब मर्डर होता है तो उसके बाद बस हम लोग अनासर तक ही रह जाते हैं, तो वो आपने एफआईआर में किसको नॉमिनेट किया? हमने तो उस वक्त किसी को नॉमिनेट नहीं किया था। अच्छा। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो भी कोई इनकम्प्लीट किस्म की, और यही होता है जितने भी पॉलिटिकल असैसिनेशंस हुए हैं पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है एक की भी सही ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। शेरपाव साहब, आपके ऊपर जो 2 दफा अटेम्प्ट्स हुए जिसमें बहुत लोग भी शहीद हुए एंड योर सन वाज इंजर्ड, तो उस वक्त आप इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो आपने उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन की? पता चला कि वो लोग कौन थे? हमने, क्योंकि ये हुआ था सूबे सरहद में, और वहाँ पर और वही 417 जहाँ पे शेरपाव साहब, जहाँ पे आपके भाई को भी पे अटेम्प्ट हो चुका था, उसी 417 में तो आपके ऊपर भी हुआ। जी हाँ, 417 में हुआ, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि वहाँ पर उस वक्त एमएमए की हुकूमत थी, और हम तो चाहते थे कि इसको, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का काम सूबाई हुकूमत का है और लोकल पुलिस का है, और हम ये चाहते थे कि इसको हम आगे बढ़ाएं। आप इस हैरान होंगे कि हमारी ये ख्वाहिश थी कि जो शख्स जिसने किया था, जो सुसाइड बॉम्बर था, उसकी स्केच बनाई गई थी, तो उसका इश्तिहार दिया जाए और उसके लिए कोई रिवॉर्ड वो करें कि अगर कोई इसकी इंफॉर्मेशन देगा। तो सूबाई हुकूमत ने वो भी नहीं किया, और उन्होंने इनकार कर दिया इससे। हम यहाँ से कर नहीं सकते थे क्योंकि सूबाई मसला था। वो उस केस में कोई भी इन्वेस्टिगेशन फर्दर नहीं हुई। शेरपाव साहब, सूबाई हुकूमत उनको प्रोटेक्ट कर रही थी? प्रोटेक्ट तो इन दैट सेंस मैं नहीं कह सकता हूँ कि प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में रुकावट जरूर पैदा की। तो शेरपाव साहब, आप क्या समझते हैं, बीइंग सच अ एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन एंड बीइंग एन इंटीरियर मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कि ये जो सियासी शख्सियात को ये थ्रेट्स हैं, तो इनसे आहिस्ता आहिस्ता अवाम से ये लोग कट ऑफ हो रहे हैं, आपके पास हल है इसका कोई? नहीं, इसका हल नहीं है। पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चेंज हो गई है। जो पॉलिटिक्स 70s में थी, और जिस तरीके से भुट्टो साहब और उसके बाद जिस तरीके से सियासत हुई और जलसे, बड़े बड़े जलसे और जुलूस हुआ करते थे, वो पॉलिटिक्स अब महदूद हो गई है। अभी 4 दीवारी के अंदर वो होती है, उसमें भी बड़ी चेकिंग, या मीडिया के जरिए, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ये इस तक वो हो गया। अभी आपने देखा हालिया जो फैसला हाई कोर्ट का आया, लाहौर हाई कोर्ट का, कि इलेक्शंस इस वजह से पोस्टपोन कर दिए गए क्योंकि वहां पर लीडर्स को खतरात हैं। तो लगता ऐसी है कि आइंदा इलेक्शंस अभी ऐसे खुली फिजा में उस लिहाज से जो पहले जलसे हुआ करते थे, वो दैट इज समथिंग ऑफ द पास्ट, वो मुमकिन अभी नहीं हो सकेगा।
Thank you very much शेरपाल साहब for being with us here today. ये तो शेरपाल साहब कह रहे हैं कि it's very difficult to combat this. तो आप क्या समझते हैं? देखें, इराक और अफगानिस्तान में भी इलेक्शंस तो हुई हैं. ईरान की पूरी पार्लियामेंट was blown up, but then they had elections. देखें, शेरपाल साहब की तो बड़ी हिम्मत है. मैं समझता हूँ कि अगले दिन ही ये नमाज जनाजा पे भी गए जिस दिन इन पे हमला हुआ, और कंटिन्यूसली इन्होंने एक राब्ता रखा हुआ है अवाम के साथ. इलेक्शंस कंटेस्ट किए मेरे हल्के में भी इमीडिएटली आफ्टर बेनज़ीर के हादसे के, वेयर आई वाज गोइंग टू एड्रेस पब्लिक मीटिंग जहाँ पे करनी थी. 5 किलोग्राम का बम रखा गया, आपको मालूम होगा. तो मैं भी बड़ा उस हादसे से बचा, और जो पकड़े गए लोग उन्होंने बताया कि 2 मरतबा पहले भी अटेम्प्ट की कोशिश की थी रास्ते में और कहीं प्लांट किया और हम वहाँ पहुँचे नहीं. तो ये चीज़ें तो अब हैं वाकई में, और इसका हल भी मैं समझता हूँ कि मुझे कोई मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक ये हालात दुरुस्त नहीं होंगे ये मामला जो है वो लेकिन देखिए ना, ये हालात दुरुस्त तो अब हम कह रहे हैं ना बिकॉज ऑफ दिस वॉर अगेंस्ट टेरर, लेकिन लियाकत अली खान के टाइम में, हयात मोहम्मद खान के टाइम में, मतलब कब से ये असैसिनेशंस आ रही? बड़े पीसफुल टाइम से उसके अंदर ये असैसिनेशंस तो, लेकिन जितने पाकिस्तानी टॉप लीडर्स टारगेट हुए हैं उतना दुनिया में कोई भी नो कंट्री. वो जो थी वो कॉन्स्पिरेसीज थी मेरे ख्याल में, जो उन दिनों में हुई. जैसे शेरपाल साहब ने बताया, इनके भाई की पॉपुलैरिटी की वजह से, कुर्बत की वजह से, एक्टिविटी की वजह से उन पे थ्रेट्स थी. But then they were powerful enough to use a bomb in those days. हाँ बिल्कुल, ये देख लेना, वो तो मतलब उस तरह हुआ. फिर जब मेरे वालिद थे 11 साल, मुझे मालूम है कि इतने सिक्योरिटी के थ्रेट नहीं थे. वही आर्मी हाउस जिसमें हम रहते थे वो सिंगल रोड, मेन बैंक ऑन द जीटी रोड, एंट्रेंस फ्रॉम द जीटी रोड, और दरवाज़ा खुला रहता था. मतलब इतने जहाद अफगानिस्तान के बावजूद भी लेकिन इतने सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थे. फिर पब्लिक में जाना आना, लोगों से मिलना, शादियों पे जाना, उस ज़माने में भी इतने थ्रेट नहीं थे. ये तो अभी रिसेंट फिनोमेनन है जब से ये 9/11 के बाद वॉर अगेंस्ट टेरर में हमने. बट अब फ़र्क ये है कि वो कंस्पिरेसीज थी और ये आप समझते हैं इज जस्ट टेररिज्म. इस टेररिज्म, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, आई डोंट नो कौन कौन से दुश्मन इसके अंदर मुलव्वस हैं. तो ये भी किसी का एजेंडा ही होगा. वील टॉक अबाउट इट, बट आफ्टर अ ब्रेक हमारे साथ रहेगा.